तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी एवं एमपीएसआई अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं अपने टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय भूगोल यानी कि कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। ये एग्जाम में छपने वाले वो 100 प्रश्न हैं जो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, स्पेशली जो आपका आने वाला एग्जाम है इसमें आपको इसमें से ही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं तो ये 100 प्रश्न आप कर लेना। ये 100 प्रश्न का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है। बहुत सरल प्रश्नों को हमने नहीं रखा है क्योंकि उतने तो आपको आते ही हैं। जो कठिन प्रश्न अभी हाल ही में एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। अस्पताल सहायक की हमने पेपर सेट चालू कर रखे हैं, 2 पेपर सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा चुके हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि अस्पताल सहायक की भी वैकेंसी आ गई है आपकी और लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं। तो भाई कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने, दर्रे से ये प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा डीप प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? पहले गौर कीजिए कि क्या पूछ रहा है। पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है ना, और वह पाल घाट के उत्तर में स्थित है। इस तरह का प्रश्न एमपीएसआई मेंस, अभी आपका मेंस हुआ है एमपीएसआई का, है ना, इस मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा जो है दर्रा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थाल घाट, बोर घाट, हल्दी घाटी और सैनकोट्टा। अब देखो, देखने में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसमें 3 ऐसे दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट के हैं और एक ऐसा दर्रा है जो पश्चिमी घाट का नहीं है। तो अगर आप इतना ही क्लियर कर लोगे कौन सा इसमें से पश्चिमी घाट का दर्रा है तो अपने आप ही आपका आंसर निकल कर ही आ जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट होता क्या है। तो जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है, तो इधर वाला जो घाट है, जो इधर वाला घाट है बंगाल की खाड़ी वाला, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, अगर इस तरफ चले जाएंगे जो अरेबियन सी से लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो जाएगा, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कोंकण हो गया, केरल हो गया, ये सब क्या आता है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो आपसे ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो पश्चिमी घाट में नहीं आता है। और एक कंडीशन और लगा दी है कि पाल घाट के उत्तर में स्थित है। तो पाल घाट वाला तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। अगर पश्चिमी घाट वाले अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें पता कर लिया, तो आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हल्दी घाटी है ना, ये पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट, सैनकोट्टा, ये तीनों के तीनों पश्चिमी घाट में हैं। तो आइए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे देते हैं। ये आपको देखने के लिए 100 प्रश्न लगेंगे, देखने के लिए 100 एमसीक्यू है, लेकिन जब आप डिटेल सहित पढ़ेंगे तो ये लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास आपका जो है एमसीक्यू पहुंच जाएगा। चलिए देखिए, हल्दी घाटी दर्रा जो है ना वो राजस्थान की अरावली पर्वत में है, तो पश्चिमी घाट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ना कि पश्चिमी घाट सह्याद्री में। यह राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। ये जो हल्दी घाट दर्रा है राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। अन्य 3 दर्रे की अगर हम बात करें तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, सैनकोट्टा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, और ये तीनों के तीनों पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। तो इस तरह से डीप प्रश्न भी एमपी जो आपका वन रक्षक है या डिप्टी जेलर में तो इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो हर लेवल से हम आपको तैयार करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन किस अक्षांश पर स्थित है? उसका अक्षांश पूछ सकते हैं। ये तो आपको पता है। पहले प्रश्न क्या पूछा जाता था कि भैया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, आप तुरंत बता देते थे सर दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो कैप कोमोरिन है। लेकिन एमपीएसआई मेंस में क्या पूछा है कि कैप कोमोरिन जो है ना वो किस अक्षांश पर स्थित है। तो शुरू में कठिन प्रश्न है तो घबरा मत जाना कि सर इतने कठिन प्रश्न बन नहीं रहे हैं, आगे के प्रश्न बनेंगे, है ना। तो भाई देखो, हम आपको हर लेवल पर तैयार करना चाहते हैं। अगर कठिन पेपर आ गया तो क्या करोगे, क्या छोड़ के आ जाओगे? और जो लोग छोड़ के आएंगे या फिर तुक्का लगा के आएंगे, तुक्का लगाए तो माइनस में गए और छोड़ के आए तो 1 नंबर पीछे हो गए। और अगर आपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया और सही अटेम्प्ट कर लिया यानी कि +1 कर लिया तो आप सीधे 10,000 लड़कों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन सीधे आंसर देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री मतलब ये जो स्थित है वो कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन। यहां पर देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम कैप कोमोरिन कहते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
अगर संपूर्ण भारत द्वीपों सहित का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। लेकिन अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कि जो मुख्य भूमि है, यानी जो मुख्य भूमि है जहां पर जमीन है उसका दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो अपन कैप को नहीं कन्याकुमारी को बताते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो कहां पर जाकर के है, वो जाकर के स्थित है अंडमान निकोबार में, और उसका जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, दोनों बता दिया है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, फाइनल एमपीएसआई का रिजल्ट आया, मतलब एमपीएसआई का प्री का रिजल्ट आया, मेंस हुआ है। इसके अलावा जो है आपका एमपी आबकारी का रिजल्ट आया। तो इन सब में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हम एमपीएसबी के लेटेस्ट पैटर्न को पकड़ करके अपने नोट्स बनाते हैं। तो अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, बिल्कुल एमपीएसबी एप्टेक के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, 189 रुपए में ये आपको उपलब्ध है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी स्टडी मटेरियल में। क्या क्या मिलेगा देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। पहले तो पूरा थ्योरी आपको मिलेगा, फिर इसी में जो प्रैक्टिस सेट करा रखे वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसी में आपको जो मॉक टेस्ट करा रखी है मॉक टेस्ट की भी पीडीएफ आपको दे देंगे। साथ साथ में टॉप 500 करंट अफेयर के प्रश्न हमने करवाए पूरे 1 साल के, वो टॉप 500 करंट अफेयर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में लगभग 3200 से 3000 प्लस एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत। जो ये सीरीज आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत लगभग हम मान के चलिए कि टॉप 100 सीरीज में 3200 से 3500 एमसीक्यू करवा चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। अगर डिटेल सॉल्यूशन को भी मिला लेंगे, पूरे डिटेल अगर आप मिला लेंगे तो ये क्वेश्चन लगभग 5000 के आसपास पहुंच जाते हैं। वो सब कुछ आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी डेट भी बढ़ गई है, आप सबको पता है, तो मौके का फायदा उठाइए और तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए। और हमारा कोई ऐप नहीं है, डायरेक्ट आपको जो पेमेंट करना है डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर ही नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐप पर ही होता है। एक बार ऐप पर अगर आपने नोट्स अपलोड कर दिए तो फिर वहीं तक के नोट्स आपको मिलते हैं जितने आपने अपलोड किए हैं, नए नोट्स नहीं मिल पाते हैं ना। लेकिन हम आपको नोट्स देने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स डेली बेस पर आपके पास में पहुंचते रहेंगे। एग्जाम चालू होगा, एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, उसकी भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेगी मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लेंगे और आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्विज भी करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, उसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक का एग्जाम होने वाला है 24 जून से, आप सबको पता है, हालांकि डेट उसकी भी बढ़ेगी, तो उसके भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 128 रुपए में, सबसे कम प्राइस में हम अस्पताल सहायक के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पेपर सेट, एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको देने वाले हैं मात्र 128 रुपए में। कैसे प्राप्त करेंगे, वही प्रक्रिया, क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के 128 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जो है व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। आप आराम से डाउनलोड कर लो और जो है स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो अस्पताल सहायक का, वहां पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। कोई वो ऐप डाउनलोड करो फिर उसमें पेमेंट करो, फिर नहीं हो रहा, फंस रहा, ये सब सिस्टम ही खत्म है, ठीक है ना। फिर वहां से आप प्रिंट भी नहीं निकलवा पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप प्रिंट निकलवाइए, आप डाउनलोड कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। आगे सारी बातें समझ में, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है, करेवा भू आकृतियां जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहली बात आपसे पूछा है करेवा होता क्या है, तो करेवा क्या है, जहां पर केसर यानी सैफरॉन की खेती जहां पर होती है। अब तुरंत दिमाग में आए सैफरॉन की खेती तो कश्मीर में ही होती है, और क्या अपने उत्तर प्रदेश में कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में कर लेंगे कि केसर की खेती नहीं कर पाएंगे। तो वो जो है आपकी करेवा कहाँ पर होती है, मतलब करेवा जो भूमि है वो कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। अब जम्मू कश्मीर के भी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये नहीं पूछा कौन से स्टेट में पाई जाती है, आपसे कह रहे हैं कौन से हिमालय में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। देखिए शुरुआत के जो प्रश्न है वो एमपीएसआई मेंस के हैं, जिसके एमपीएसआई मेंस अभी 2026 में हुआ है, तो थोड़े से आपको कठिन प्रश्न लग सकते हैं। ज्योग्राफी से अच्छे प्रश्न उन्होंने पूछे थे, है ना। इसके बाद में अभी आगे चल करके एमपी पुलिस के प्रश्न भी आएंगे, तो वो आपको थोड़ा सा सरल लगेंगे। एमपी आबकारी के प्रश्न भी आएंगे, ना। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर में ही ये सैफरॉन उगाया जाता है। देखिए करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ हिमनद मिट्टी और अन्य पदार्थों के मोटे जमाव हैं। यह क्षेत्र स्थानीय रूप से जाफरान केसर की खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न बनेगा जाफरान किस
किसकी प्रजाति होती है? तो जाफरान केसर की प्रजाति होती है। कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है? कश्मीर में किया जाता है। कश्मीर में भी कहाँ पर किया जाता है? तो कश्मीर हिमालय में इसका उत्पादन किया जाता है। ये 3-4 बातें आपको एक ही प्रश्न में पता चल गई। इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाते हैं। अगर एक प्रश्न एग्जाम एनालिसिस में आ गया तो उससे मिलाकर के 4 प्रश्न हम बना देंगे, जिससे अगर उससे रिलेटेड आगे कोई प्रश्न आए तो आप उससे भी आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो हर एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, रुद्रप्रयाग में निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का संगम होता है? रुद्रप्रयाग जो है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? एमपीपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। देख लीजिए, पवित्र 5 प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर रुद्रप्रयाग पूछा है तो देवप्रयाग पूछ सकता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, जहां से इसे आगे गंगा नाम से जाना जाता है। जब ये देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, तो यहां से जो नदी निकलती है उसे हम वास्तविक गंगा कहते हैं। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों संगम हमने आपको बता दिए हैं, तीनों के नाम भी आपको बता दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? बहुत अच्छे से हमने जब आपको एमपीजी की पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको बताया था। अब जल्दी से बता दीजिए, कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है, यानी भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में गिरती है? तुरंत आप आंसर लगाएंगे, सर वो तो हमारी नर्मदा है, माँ नर्मदा है। और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में हमने बताया था कि भाई ये अमरकंटक पर्वत है, यहाँ से नर्मदा निकलती है और इस तरफ से पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी बहती हुई भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हुई जबलपुर में भेड़ा घाट का निर्माण करती हुई और अरब सागर में एस्चुरी बनाती हुई जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहीं से एक और नदी निकलती है जो है आपकी सोन नदी, अमरकंटक से ही निकलती है और वो इस साइड न बहते हुए इस साइड बहती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में, बिहार पटना में गंगा मिल जाती है। गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में गंगा का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो आप सोन लगाएंगे। सोन नदी पर जो भी बांध होगा वो गंगा के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इस बार बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे जब ये प्रश्न एमपी पुलिस में पूछा जा रहा था कि गंगा तो एमपी में बहती नहीं है तो कहां से उसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा, और हर कोई गलत करके आया था। लेकिन ध्यान रखना, सोन नदी तो बहती है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र भी, गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सोन नदी को माना जाएगा और ऐसा ही ईएसबी ने माना है। ठीक है, ये 2 नदियां हो गई। इसके बाद यहीं से एक नदी निकलती है मुल्ताई से। मुल्ताई से नदी निकलती है जो कि आपकी ताप्ती नदी है। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में ये भी बहती है और जाकर के अरब सी में गिरती है और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। ठीक है, चलो आपको डिटेल बता देते हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक पठार से निकलती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है और तापी नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो ताप्ती और नर्मदा एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। यह अभी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी कि कौन सी 2 नदियां हैं जो समानांतर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस तरह से 4 प्रश्न बने थे, चारों प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। चलो अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? अब बताओ तुम। ठीक है, ये भी एमपीएसआई मेंस का प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियां। अब ये खासी पहाड़ियां कहां पर हैं, कैसे हैं, आइए देख लेते हैं। मासिन राम मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों की कीपाकार संरचना के कारण ये इस तरह से हैं, ये पहाड़ियाँ इस तरह से हैं, तो इसमें बादल जब आते हैं ना तो ये बेचारे फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और यहीं पर घूमते घूमते यहीं पर पूरा बरस करके यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पर फंस जाती हैं और भारी वर्षा करती हैं। यह दुनिया का सबसे नमी वाला और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। ध्यान रखना है आपको, कौन सी पहाड़ी है, तो खासी पहाड़ियाँ हैं मेघालय वाली। चलो प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन 2 स्थानों के बीच में विस्तृत है? ये आपका एमपीएसआई प्री का प्रश्न है और एमपी पुलिस में भी पूछा गया था। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो प्रयागराज से हल्दिया के लिए है और ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ, यूपी लेखपाल का, है ना, उसमें ये प्रश्न जोड़ी मिलाने के लिए आया था कि ये जो जलमार्ग नंबर 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है ना, जोड़ी मिलाने के लिए प्रश्न आया था, अभी पूछा गया है, 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ लेखपाल का। चलिए, तो प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थित है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश को हल्दिया पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा चालू जलमार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड को तेज करेंगे।
100 प्रश्न करने हैं अपन को भाई, ऐसे तो 2 घंटे लग जाएंगे, समय नहीं खराब करना है। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य पूर्वी भाग में है। कहाँ पर? मध्य पूर्वी भाग में। आइए देख लेते हैं। दंडकारण्य भौतिक क्षेत्र भारत के मध्य पूर्वी भाग में फैला है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्से आते हैं। ये मुख्य रूप से एक पठारी और जनजाति बहुल क्षेत्र है जो बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, है ना। बताइए। तो ये सबको पता है कि ये जो बैरन ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। बैरन द्वीप भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप का हिस्सा है, जहां अंतिम बार विस्फोट 2017 में दर्ज किया गया था। 2017 में सक्रिय ज्वालामुखी अंतिम बार विस्फोटित हुआ था, उसके बाद में अभी तक इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण के लिए जानी जाती है? नहीं, अपने आप इसमें जुताई हो जाती है। कौन सी मृदा है? ये भी एमपी पुलिस का प्रश्न है। जलोढ़ मृदा हो गई, लाल मृदा, काली मृदा या फिर लैटेराइट मृदा? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मिट्टी जो होती है इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं भाई ये तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, काली मृदा जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, काली मिट्टी एक ही बात है। अत्यधिक जल धारण क्षमता होती है। शुष्क मौसम में पानी की कमी होने पर इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे वायु का संचरण अच्छी तरह से हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्वतः जुताई कहा जाता है। यह दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के टूटने से बनती हैं, ये क्लियर रखना है आपको। 11 नंबर। बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज? किस नदी पर है बगलीहार जल विद्युत परियोजना? सही आंसर ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर स्थित है। तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई है। यह एक रन ऑफ द रिवर नदी के बहाव पर आधारित परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं भी स्थित है। ये सलाल वाला बहुत पूछते हैं, ये सलाल परियोजना किस पर है? चेनाब पर है। दुलहस्ती किस पर है? चेनाब पर है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं लगा हुआ है, ठीक है, देख लेना क्या पूछ रहे हैं। नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना से। कहां से नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती। कहां से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, वो देख लो। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है ना, आंध्र प्रदेश यहां तक तो गुजरती है, फुल स्टॉप। यह तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर है, चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की, अब देखो चिल्का झील के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, आपको इस पर विचार करना है। क्या विचार है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह किस नदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। कह रहे किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कौन सी नदी पर ये जो है लैगून झील बनी हुई है चिल्का झील? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, स्वर्णरेखा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर स्थित है। ये महानदी उड़ीसा में। देखिए चिल्का झील ओडिशा में महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की पहली रामसर साइट 1981 भी यही है। तो 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और जो ओलिव रिडले ये कछुए की प्रजाति है, ये ओडिशा की इसी नदी में पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 4-5 फैक्ट क्लियर हो गए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 10 डिग्री जो चैनल है निम्नलिखित में से किससे किसको पृथक करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। किसको? अंडमान से निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। देख लीजिए, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बंगाल की खाड़ी में स्थित लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। यही यानी यह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल याद रखना है। 15 नंबर देखिए, भारत में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, सीधे आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र हो जाएगा। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। कहां पर? ये देख लो। तो थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के तराई क्षेत्र, विशेष करके उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र के अंतर्गत मतलब नेपाल वाला जो एरिया है, नेपाल से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। जैसे कुशीनगर हो गया, है ना, अम्बेडकर नगर हो गया, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र हो गए। इसके साथ साथ उत्तराखंड तथा नेपाल के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में पाई जाती है।
यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने के लिए भी जानी जाती है। हालांकि अब इस परंपरा में बदलाव हो रहा है, लेकिन दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति मनाती है। कहां पर पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र कहां पर है? नेपाल से सटा हुआ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। ये 3-4 फैक्ट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। प्रसिद्ध बाबा बूदन की पहाड़ियां बहुत पूछी जाती हैं। बाबा बूदन की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं और किस खनिज के लिए फेमस हैं? ये दो प्रश्न कंबाइन करके पूछा गया था एमपीएसआई प्री में, ठीक है। बताओ तो कहां पर है? ओडिशा में है, मैग्नीज के लिए फेमस है। कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए फेमस है। झारखंड में कोयला के लिए, किसके लिए है? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ये कर्नाटक में है और लौह अयस्क के लिए बाबा बूदन की पहाड़ियां फेमस है। देखिए बाबा बूदन की पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित हैं। यह पहाड़ियां भारत में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले कर्नाटक से हुई थी और कर्नाटक की बाबा बूदन की पहाड़ियों से ही हुई थी, ठीक है। 2 कॉफी के बीज आए थे और 2 कॉफी के बीज वही कर्नाटक में बोए गए थे और आज कर्नाटक जो है पूरे भारत में जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से नहीं बहती? ध्यान रखना, नहीं कह रहे हैं भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है, बल्कि पूरब की ओर बहते हुए। कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए गोखुर झील और विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। वो कौन सी मतलब नदी है बताइए? तापी है, दामोदर है, महानदी, साबरमती। कौन सी नदी है भाई? ताप्ती तो अभी हमने बताया था, ये भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है। सही आंसर महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकल करके पूर्व की ओर बहती है, ओडिशा में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, मैदानी भागों में यह विसर्प बनाती है जिससे गोखुर झीलें बनती हैं। दामोदर और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? बताइए कौन सी है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। अरावली तो बहुत जो है दूर तक फैली हुई है ना। तो ये हो जाएगा आपका अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी पूरी तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। इसके विपरीत अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है, ठीक है। सतपुड़ा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। सह्याद्री पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक 6 राज्यों में फैला हुआ है। यानी अपने हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अजंता हो जाएगा, जो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं। ये रहा, सबसे अलग प्रश्न आपको मिलेंगे। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के गुजरती? जवाहर सुरंग बहुत ज्यादा चर्चा में है। कौन सा ऐसा दर्रा है जहां से होकर के जवाहर सुरंग जो है गुजरती है? जोजिला, बनिहाल, सिपकीला, नाथुला। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग गुजरती है। देखिए तो जवाहर सुरंग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर स्थित है, ठीक है, बनिहाल दर्रे में। यह पीर पंजाल श्रेणी में आता है। वर्तमान में इसके समानांतर नई अधिक आधुनिक सुरंगों का निर्माण भी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। भारत का सबसे पुराना और क्रियाशील कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? बताइए कौन सा बंदरगाह है जो आर्टिफिशियल है? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कांडला। आर्टिफिशियल का मतलब है ये प्रकृति ने नहीं बनाया है, हमने खुद बनाया है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए चेन्नई बंदरगाह पूर्व नाम इसका मद्रास पोर्ट था। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है जो 1881 में पूरी तरह से चालू हो गया था। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और भू आबद्ध है। ये 2-3 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी लेखपाल में ये भी पूछा गया था भू आबद्ध वाला। देखो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली बात ध्यान रखना है। जबकि जो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा और भू आबद्ध सुरक्षित बंदरगाह। भू आबद्ध का मतलब ये होता है चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर ये रहा, डुंगेश्वरी गुफा पहाड़ियां जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ध्यान लगाया था, भारत के किस राज्य में? बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीएसआई मेंस का प्रश्न है। बताइए डुंगेश्वरी गुफा पहाड़ियां कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में है डुंगेश्वरी पहाड़ियां। देखिए डुंगेश्वरी गुफा पहाड़ियां जिन्हें महाकाल गुफाएं भी कहा जाता है, बिहार के गया जिले में बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बौद्ध भूगोल और इतिहास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने। देखिए स्पीड तेज करें भैया, 23 मिनट में 22 प्रश्न हो पाए हैं ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है? चंबल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सही आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंबल, क्योंकि ये बीहड़ का निर्माण करती है। देखिए तो अध्यारोपित अपवाह क्षेत्र तब बनता है जब कोई नदी अपनी ऊपरी चट्टान संरचना पर बहते हुए नीचे की ओर कठोर संरचना को काट करके बहती है, यानी कि वही बीहड़ का निर्माण करती है, यानी वह अंतर्निहित भू आकृति का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा नदियां इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हो जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके सामने। भारत के किस राज्य में सिल्वी कल्चर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है जहां वन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, एफआरआई भी है, कहां पर है बताइए? तो ये सबको पता है एफआरआई कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, तो वन आवर्धन वनों के विकास प्रबंधन का विज्ञान है। भारत का सुप्रसिद्ध वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? और देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन आवरण कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन एफआरआई मध्य प्रदेश में नहीं है, एफआरआई कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब हम ऐसा करते हैं, प्रश्न बताते हैं, आपको उत्तर बताते हैं। ये जो डिटेल सॉल्यूशन है, आप वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे और आराम से पढ़ लेंगे, है ना। चलिए देखिए, लोकटक झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकटक झील के बारे में पूछा जा रहा है। लोकटक झील देखिए तो देखो कौन सा सत्य है? यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे, यहाँ इस पर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश में नहीं भैया, आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह खारे पानी की स्थलीय झील है, नहीं भैया, स्थलीय झील भी नहीं है। तो सही हो जाएगा, इस पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी अभी यूपी लेखपाल में 2 दिन पहले प्रश्न पूछा गया कि केबुल लामजाओ तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका केबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना। याद कैसे रखेंगे? लोकटक, लोकटक। अब मान लो आपने मणि की अंगूठी अपने जो है अंगूठी पहन रखी है, अब मणि की अंगूठी नीचे गिर गई है, तो नीचे गिरेगी तो कैसा आवाज करेगी? टक का आवाज करेगी। तो ऐसे आपको याद रखना है, मणि की अंगूठी नीचे गिरी, टक की आवाज की। तो लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में स्थित है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, केबुल लामजाओ कहां पर है? यहीं पर है। और डांसिंग डियर कहां पर पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी झील मणिपुर में है। यह लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील पर तैरते हुए वनस्पति द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें फुमडी कहा जाता है। हाँ, ये फुमडी वाला पूछा गया था एमपीएसआई प्री में कि फुमडी क्या है। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो गए थे, फुमडी ध्यान रखना। ठीक है, इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, जो संकटग्रस्त संगाई झील, जो आपके हिरण होते हैं वो कैसे होते हैं? डांसिंग डियर कहते हैं इनको, उछल उछल कर चलते हैं डांस करते हुए, इन्हें तैरने वाला हिरण भी कहते हैं, इनका निवास स्थान है। 25 नंबर देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक उपविभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है और सबसे स्थिर भूखंड माना जाता है? बताइए, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग इनमें से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार, जिस पर अपना पूरा का पूरा मध्य प्रदेश स्थित है। तो ये आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी स्थित है? कहां पर मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सबको पता है, पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र की जो है उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं, प्रसिद्ध सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा और मैंग्रोव क्षेत्र है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी स्थित है और रामसर साइट में भी स्थित है। और दूसरे स्थान पर जो है गुजरात आता है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 27 नंबर देखिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी एक बार कर्क रेखा को ऐसे काटती है, ये इस तरह से कर्क रेखा गुजरी है, तो एक बार यहाँ पर काट दिया, एक बार यहाँ पर काट दिया, तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली नदी कौन सी है? वो है माही नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के उत्तर की ओर बहती है और यू टर्न लेती है और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी यानी कि अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। 29 नंबर देखिए, कैमूर पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका? विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कैमूर पहाड़ियां आती हैं। यहां पर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। 30 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हुगली नदी। कभी नर्मदा मत कर देना, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया है तो आप हुगली बताएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर बनता है। जल प्रवाह और चौड़ीकरण की दृष्टि से हुगली का मुहाना भारत के सबसे बड़े एस्चुरी क्षेत्र में माना जाता है। यहीं पर सागर द्वीप भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट के 16 वनों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? 16 वन जानते हैं पश्चिमी घाट में स्थित है केरल में। आपसे कह रहे हैं कि बताइए इनकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई की उच्च श्रेणियों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन होते हैं। 16 वन समशीतोष्ण वन है, केरल में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिकट झील को आपस में साझा करता है? यानी पुलिकट झील कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील फैली हुई है। ठीक है, इसका 84% जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आता है, 16% हिस्सा तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में आता है, ये ध्यान रखना है। 33 नंबर देखिए, भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में भारत में केंद्रीय मृदा सर्वेक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 34 नंबर, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है और कहाँ से प्रवेश करती है? तो तिब्बत में जो अपना सांगपो के नाम से जो नदी है वो दिहांग से प्रवेश करती है, और दिहांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये सांगपो नदी कौन सी है? तो जो अपनी तिब्बत से, देखो तिब्बत से चेम्योंगडुंग से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो तिब्बत से चेम्योंगडुंग से निकलती है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ये यहाँ पर जो है वहाँ पर सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में ये बहती है, इसको सांगपो तिब्बत में कहते हैं। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है इसको हम ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। तो यह नदी अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा पर्वत की एक गहरी गार्ज बनाकर दिहांग नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और जैसे ही भारत में आई हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखिए, देखो इसको जो है तिब्बत में भी वही कहते हैं, क्या? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में भी सांगपो कहते हैं। जैसे ही असम में प्रवेश करती है तब इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा, ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। और दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण की गंगा कावेरी को और दक्षिणी गंगा गोदावरी को। का लगा हुआ ना, का से की से कावेरी, ऐसे याद रखना। अगर बीच में की लगी है तो कावेरी है, नहीं लगी है तो गोदावरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 36 नंबर। सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में और सतलुज घाटी में है। आगे बढ़ते हैं, 37 है, राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली केरल के किस हिस्से में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम साइलेंट वैली की बात करते हैं तो साइलेंट वैली किस स्थिति में? पलक्कड़ में स्थित है, और शेर जैसे पूंछ वाले मकॉक के लिए फेमस है। ठीक है, मकॉक एक तरह का बंदर होता है, उसकी पूंछ शेर जैसी होती है, तो शेर जैसी पूंछ वाले मकॉक के लिए फेमस है। कहाँ पर है? पलक्कड़ जिले में स्थित है साइलेंट वैली, जिसे हम शांत घाटी कहते हैं। तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह अपनी सघन जैव विविधता, अत्यंत दुर्लभ शेर जैसी पूंछ वाले मकॉक नामक वानर प्रजाति के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 38, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट में इसे क्या कहते हैं? तो झूमिंग कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कर्तन एवं दहन कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, झूमिंग कृषि जानते हैं ना, जंगलों को काट करके खेती करना झूमिंग कहलाता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तीन ओर से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ है? तो तीन ओर से तो त्रिपुरा। ठीक है, तीन ओर से घिरा है तो त्रिपुरा, 30 से त्रिपुरा, 30 से 3, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 40 नंबर, भारत में थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट बालू प्रमुख रूप से किस तटीय राज्य में पाया जाता है? तो केरल के तट पर थोरियम का जो मतलब जिसमें जो रेत होती है वहाँ की, उसमें थोरियम पाया जाता है। किसमें? केरल की रेत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोनोजाइट रेत होती है केरल में, उसमें थोरियम मिलता है। 41 नंबर, छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या किस धार्मिक संप्रदाय के लिए फेमस है? तो पारसनाथ चोटी है और जैन संप्रदाय के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 500 MP GK के वन लाइनर लेके आ जाएं, क्या बताइए? 500 मोस्ट इंपोर्टेंट MP GK के वन लाइनर लेके आ जाएं क्या? वन लाइनर का मतलब एक ही लाइन में आपको सारा क्वेश्चन मिलकर आंसर मिल जाएगा। देखो MCQ करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। 500 वन लाइनर हम करवा सकते हैं MP GK के। अगर आप यस कमेंट बॉक्स में करेंगे यस, तो हम 500 वन लाइनर आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। चलो, गॉडविन ऑस्टिन K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है ये काराकोरम पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, काराकोरम पहाड़ी में ये पाई जाती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़िए, ये आपको डिटेल पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके, है ना, नहीं छोड़ते जा रहे हैं, तुम भी पता चला छोड़ दे रहे हो। देखिए 43, पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण बनता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो ये पश्चिमी जो विक्षोभ है ये भूमध्य सागर से निकलता है, और जो आपकी सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में ये कहाँ पर बारिश करता है? उत्तर पश्चिमी भारत में ये बारिश करता है, अपने MP में बारिश कर देता है। ठीक है, अगला 44 नंबर, ये मैचिंग वाला आ गया है, देख लीजिए, MPSI मेंस का अभी हाल ही में पूछा गया मैचिंग वाला। देखिए आंसर की आ चुकी है MPSI मेंस की। ठीक है, बताइए, कह रहे हैं कि जो उकाई है परियोजना कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड कहाँ पर है और टिहरी कहाँ पर है? इधर नदियों के नाम दिए गए हैं, इधर प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं। बताइए, तो सबको पता है उकाई जो है तापी पर है। कहाँ पर? उकाई तापी पर है। अब देखो कहाँ से इसका मैच हो रहा है। उकाई देखो मतलब एक का सी होना चाहिए, कौन कौन से में है?
तो भैया एक का बी ये खत्म हो गया, एक का एक ये खत्म हो गया, एक का सी कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसके बाद टिहरी बांध किस पर है, सबको पता टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो 3 के सामने बी लगेगा, 3 के सामने बी कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उकाई को मिलाएंगे तापी से, टिहरी को मिलाएंगे भागीरथी से, हीराकुंड को मिलाएंगे महानदी से। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर, हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर, टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक है, तीनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है लेकिन नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, बताइए कौन सी नदी है। ये ताप्ती नदी है। ठीक है, ये आपकी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। आगे बढ़ते हैं 46। भारत के किस तटीय भाग में लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्दियों में नवंबर दिसंबर में भारी वर्षा होती है। तो ये जो कोरोमंडल तट हो जाता है पश्चिम का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है सर्दियों के दिन में। ठीक है, जो आपका अक्टूबर नवंबर के दौरान यहाँ से हमारे बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु के तटीय भागों यानी कोरोमंडल तट पर नवंबर और दिसंबर के महीनों में भारी वर्षा करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है पंगसोंसो झील में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंगसोंसो झील के लिए कौन सा कथन सही है, तो बी हो जाएगा। यह एक लवणयुक्त यानी खारे पानी की झील है जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख और कुछ हिस्सा तिब्बत चीन में स्थित है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन ये रहा, अच्छे से देख लेना। अगला देखिए, कुद्रेमुख जो लौह अयस्क के लिए खनन के लिए फेमस है, कर्नाटक के किस जिले में स्थित है और इसके नाम का क्या अर्थ है। तो ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है और इसके नाम का अर्थ है, क्या नाम है, कुद्रेमुख का अर्थ है घोड़े का मुख। कुद्रे को घोड़ा कहते हैं और मुख का मतलब तो जानते हैं आप। ठीक है, तो कुद्रेमुख का अर्थ है घोड़े का मुख, चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। 49। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है और जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। सारे राष्ट्रीय उद्यान सारे अभ्यारण्य के ऊपर टॉप 100 MCQ हम करवा चुके हैं MPGK के अंतर्गत। आप लोग देख जरूर लेना, जिन लोगों ने नोट्स लिए उनके पास उसका नोट्स भी पहुंच गया है। ठीक है, और कल हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल खिलाड़ी की जो वीडियो कराई थी उसका भी PDF जेल पहली वाले ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग अच्छे से जाकर के देख लेना। चलिए 50 नंबर देखिए, सिंह भूमि झारखंड का जादूगोड़ा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज के लिए जाना जाता है। तो सिंह भूमि जादूगोड़ा में किसकी जो है खुदाई होती है, तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है, बताइए गोदावरी, कावेरी, तापी, कृष्णा। तो ताप्ती नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा के समानांतर बहती है। 52। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था, बताइए जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनका निर्माण कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा प्लायोसीन युग में शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। ये डिटेल है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न 53 नंबर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC भारत के किस शहर में है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह है पटकाई बूम, नागा और अराकानियोमा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। आगे 55 नंबर देखिए, जलोढ़ मृदा में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रचुरता होती है और किसकी कमी पाई जाती है। तो पोटास आपको पर्याप्त मात्रा मिलेगा और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगी, यह आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना। 56, सरहिंद नहर निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त करती है, तो सरहिंद नहर सतलुज नदी से पानी प्राप्त करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57, भारत के किस द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये रहा डिटेल, ध्यान रखना। 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है, जो पाकिस्तान के मीठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है जो पंचनद के अंतर्गत नहीं आती है, तो शोक नदी है, ये जो है पंचनद के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, 5 नदियां कौन सी हैं जिनको हम पंचनद कहते हैं, तो पंजाब की 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये नदियां जिनको हम पंचनद कहते हैं। श्योक नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59, गोदावरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य के किस जिले में होता है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। 1465 किलोमीटर की लंबाई है, महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, ध्यान रखना है। अगला अलियाबेट द्वीप कहाँ पर है, जहां भारत के खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं, किस नदी के मुहाने पर है, दोनों बातें आपको बतानी है। कहाँ पर है ये अलियाबेट की बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए अलियाबेट गुजरात के खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप पेट्रोलियम खनिज तेल के निक्षेपों के लिए जाना जाता है।
61 भारत में पाए जाने वाले लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निश्चालन प्रक्रिया से बनती है। तो लैटेराइट मृदा कौन सी प्रक्रिया से बनती है? निश्चालन प्रक्रिया से बनती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला 63 नंबर, सरक्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में प्रमुख विवादित क्षेत्र है? बताइए कहां पर है ये सरक्रीक? अगर हम सरक्रीक की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ में भारत का विवाद है सरक्रीक सीमा रेखा को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। और रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, देखिए सरक्रीक गुजरात कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारी जल चैनल है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर पुराना विवादित क्षेत्र है। भारत इसे पूरी तरह से अपना हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी है। 64 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है? यह सुवर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 मैकमोहन रेखा भारत के किस भाग में है? किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में है और भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्माण मैकमोहन रेखा के द्वारा किया जाता है। अगला, भारत का प्रसिद्ध सलाल बांध किस नदी पर बना है? यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सलाल बांध की बात करते हैं तो अभी शुरू में ही बताया था, चेनाब नदी पर बना है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है सलाल बांध परियोजना। आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल पढ़ लेना आराम से, है ना। जो लोग नोट्स लेंगे उनके पास में तो ऑलरेडी पहुंच ही जाएगा। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा के उपवर्गीकरण है? तो बांगर और खादर ये जलोढ़ मृदा के उपवर्गीकरण है। ये यहाँ पर दिया है कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, इसको पढ़ लो, जरूरी है। बांगर यह पुरानी जलोढ़ मृदा है जो नदियों के बाढ़ मैदान में ऊंचे स्तर पर होती है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। खादर की बात करें, यह नवीन जलोढ़ मृदा है जो प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये पुरानी मिट्टी होती है जिसे हम बांगर कहते हैं। ये खादर जो है वो नई मिट्टी होती है जो नई मिट्टी को नदियाँ लेकर आती हैं। 68 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्रायद्वीपीय जल विभाजक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्रायद्वीपीय जल विभाजक क्षेत्र का निर्माण करती है कौन सी नदी है? अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट सह्याद्री प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक क्षेत्र है। यह तय करता है कि अधिकांश बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जबकि बहुत छोटी और तीव्र नदियां पश्चिम की ओर बहकर के अरब सागर में गिरती हैं। 69 तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं जो हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदा के कारण चर्चा में रही हैं? ये उत्तराखंड में स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। 70 देखिए, भारत का कौन सा राज्य कपास कॉटन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जहां मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कपास के सर्वाधिक उत्पादन के लिए फेमस है काली मिट्टी, ध्यान रखना। ये इसे स्वतः जोत वाली मिट्टी भी कहते हैं, खुद ही इसकी जुताई हो जाती है। 61 गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो भौगोलिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है गारो खासी और जयंतियां। कहां पर? मेघालय शिलांग के पठार, जिसमें गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, हिमालय का हिस्सा नहीं है। सरल दृष्टि से यह प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलो 72 दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी? बताइए दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। कौन सी? दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी मिल जाती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार पलामू घाटी से निकलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली में जाकर के मिल जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। 73 केप कोमोरिन कृष्णा डेल्टा के बीच तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी और कृष्णा डेल्टा के बीच के तटीय मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये रहा पूरा डिटेल सॉल्यूशन। 74 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है? तो ये जो है जोग जलप्रपात, ये जो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना। तो भारत के आधिकारिक स्रोतों के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, जोग नहीं है। ठीक है, कुंचिकल है ना, जिसकी कुल ऊंचाई 455 मीटर है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है और यह सीढ़ीदार रूप से नीचे गिरता है। आगे बढ़ते हैं। 75 भारत में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? तो खेतड़ी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 76 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है? कौन सी ऐसी नदी है बताइए? आइए देखते हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा ब्यास नदी, जो भारत में निकलती है, भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है, पंचनद का हिस्सा है। अगला नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था? 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देख सकते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन द्विपक्षीय सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। 78 काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और काली और तीस्ता नदियों के बीच विवाद जो है वो भी नेपाल से ही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ जो है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन है उनको देख लेते हैं। जैसे सिंधु से सतलुज विभाजन को क्या कहते हैं? पंजाब और कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलुज से काली के विभाजन को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली से तीस्ता विभाजन को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता से दिहांग को हम असम हिमालय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कौन सा है? ये नेपाल है, 800 किलोमीटर लंबा है। 79 भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है और कहाँ पर है? ये डिगबोई है। डिगबोई है, सबसे पहली बार खोजी गई थी और असम में यह स्थित है। 1889 में कच्चे तेल की खोज हुई थी। 1901 में पहली बार रिफाइनरी शुरू की गई थी। इसे भारत में तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है, डिगबोई असम। 80 इंदिरा गांधी नहर का मुख्य स्रोत जल स्रोत किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज है? इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज से जल मिलता है। किन दो नदियों पर है? तो सतलुज और ब्यास के संगम पर स्थित है हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा जो नहर है उसको जो है पानी मिलता है। अगला देखिए 81 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। भ्रंश घाटी से बहेगी, पूर्व की ओर बहेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आगे बढ़ते हैं 82 व्हीलर द्वीप जो भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, अगला 83 कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची और पूर्णतः हिमालय क्षेत्र में स्थित चोटी है, किस राज्य में है? तो कंचनजंगा वो किस राज्य में बताइए? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल या फिर अरुणाचल? सही आंसर सिक्किम। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, सिक्किम राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा नेपाल के साथ में सटी हुई पर्वत चोटी है। यह विश्व की तीसरी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 के विवादित पीओके क्षेत्र में होने के कारण कंचनजंगा को निर्विवादित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची हिमालय चोटी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 84 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, आरक्षित भंडार वाला भी राज्य है? तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। ये पूरा डिटेल है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं 85 मजौली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत की किस नदी पर और किस राज्य में है? एक ही क्वेश्चन में आपको 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 100 प्रश्न नहीं है मेरे भाई, ये 300 प्रश्न बन जाएंगे आपके, है ना। चलिए, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में स्थित है। मझौली द्वीप आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा और सोन नदियां एक ही पहाड़ी से निकलकर लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो अभी बताया था आपको, पूरा समझा ही दिया था। अमरकंटक है, जहां से नर्मदा और सोन दोनों निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशा में बहती हैं। 87 नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है? तो डोडा बेटा। ये बहुत पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा जो निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ दो देशों के बीच में है, कौन कौन से में? तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो पूर्वी बांग्लादेश था वही, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था वही तो आगे चलकर बांग्लादेश बना है। तो बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ध्यान रखना है आपको। 89 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला 90 नंबर, प्रसिद्ध जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किए गए हैं? तो चंबल नदी पर है जवाहर सागर और राणा सागर। वैसे डैम वैम के ऊपर ऑलरेडी टॉप 100 MCQ आपको करवा चुके हैं MPG के अंतर्गत। देखिए, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर कोटा बैराज राजस्थान में है। ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के प्रमुख स्रोत भी माने जाते हैं। अगला 91 भारत में कौन सी मिट्टी क्रैपिबिलिटी सिकुड़ने और फूलने के गुण के कारण शुष्क मौसम में भी गहरी दरारें प्रदर्शित करती है? तो गहरी दरारें किसमें पड़ती हैं? अभी आपको बताया था, काली मिट्टी के हैं, रेगुर मिट्टी के हैं, यही आपकी जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पानी धारण करने की क्षमता होती है। अगला बंकिंघम नहर जो भारत के किस तटीय मैदान में है? एक मानव निर्मित नौगम्य जलयान है, यानी कि इसका निर्माण मानवों के द्वारा किया गया है। बंकिंघम नहर भारत के किस तटीय क्षेत्र में है? तो ये कोरोमंडल तट पर है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट, या फिर कोरोमंडल तट कहते हैं, यहाँ पर बंकिंघम नहर स्थित है। और ये जो है NH4 का हिस्सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 का ये हिस्सा है। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये कहाँ पर स्थित है? अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आपकी सैडल पीक है। कौन सी? सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में। देखिए, तो संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से नहीं गुजरती बल्कि वृद्धगंगा के नाम से दक्षिण की ओर बहती है? तो अभी बताया था वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा कहें तो गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहें तो की लग जाए तो की का मतलब कावेरी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसके बाद में शाम को लगभग 5 बजे के आसपास आपका जो है जो आपका मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए मैथ की वीडियो आने वाली है। ठीक है, आज शाम को 5:30-6 बजे के आसपास। अगला देखिए, जेंदू या फिर झेंदू जल विद्युत परियोजना संकोच बहुउद्देशीय परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में है? तो संकोच या फिर जेंदू ये दोनों भारत और भूटान के बीच में स्थित है। अगला 96, भारत के किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक होता आया है? यहाँ पर काडरमा की पहाड़ियाँ हैं, बताइए कौन सा स्थान है? तो ये है केरल राज्य। केरल राज्य में इलायची और काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन होता है, मसालों के लिए फेमस है। इसी को देख करके पुर्तगाली लोग जो है वो भारत आए थे। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो धुआंधार सबको पता है, जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो दक्षिण और उत्तर को जोड़ता है? बताइए कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह है आपका NH-44 सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 99, अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि चर्चा में रही है तो बन सकता है प्रश्न। सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर स्थित है, ध्यान रखना है। माउंट आबू के आबुर्दा पहाड़ियों पर स्थित है, ये अभी चर्चा में रही है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। 100 नंबर, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों का कटान बिंदु है? यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कर्क रेखा ऐसे जा रही है, समय रेखा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? तो ये है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें, जिन लोगों ने हमारे अस्पताल सहायक के नोट्स लिए हैं उन लोगों ने क्या कहा? ये अस्पताल सहायक के नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक्स सर, बहुत अच्छा नोट्स है। ठीक है, और इस तरह से आपको जो है अस्पताल सहायक के सारे नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ही। देखो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए टॉप 100 प्रश्न हमने डाले हैं विज्ञान के। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं हो गई और अम्ल क्षार हो गए, इन पे टॉप 100 लगभग 250 प्रश्न इसमें पढ़ चुके हैं। 250 प्रश्न इसमें पढ़ चुके हैं, किसमें? इस ग्रुप में। आगे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसके अलावा 2 आपके पेपर सेट भी पढ़ चुके हैं। पेपर सेट जैसे जैसे आते जाएंगे उसकी PDF इस ग्रुप में मिलती जाएगी, और कंप्लीट थ्योरी तो इसमें है ही है अस्पताल सहायक के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में, मतलब सिलेबस के सारे टॉपिक को हमने कवर किया। ये आपका सिलेबस है, उठाकर देख लेना। ये हमारे नोट्स हैं, इनको साइड में रख करके एक एक टॉपिक मिला लेना। एक एक टॉपिक आपको हमारे नोट्स में मिलेगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और बाकी पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट, MCQ, टॉप 100 MCQ, ये सब तो आपको मिलेंगे ही। एग्जाम तक आप मान के चलिए कि अस्पताल सहायक के लगभग 4000 आपको प्रश्न भी मिल चुके होंगे अस्पताल सहायक के MCQ। फिर थ्योरी आपके पास में है ही है, पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट आपके पास में रहेंगे ही। ये सब कुछ आपको मात्र 128 रुपये में मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी नोट्स नहीं लिया है, जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो QR कोड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैसेज करके फ़ोनपे नंबर ले लेंगे और फ़ोनपे पर पेमेंट करके अपने नोट्स से प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दो भैया, इतनी मेहनत आपके लिए की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए आपको जेल पैरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।